गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह आपके साथ फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हालांकि स्टूडेंट सोच रहे होंगे शैलेंद्र सर कब से इतना सम्मान देने लगे, पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ही नहीं आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को डिसेंट जितना हो सकता है उतना, उससे भी ज़्यादा डिसेंट रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप सभी को बिना एग्ज़ाम दिए 11th से 12th में आने की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, पता नहीं कब एग्ज़ाम, कब स्कूल खुलेंगे, ऑनलाइन अपना कब वापस ऑफलाइन अपन कब सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो अनिल जी ने एक नया जरिया आप तक पहुंचने का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रदान किया। इसमें अपन 12th फिजिक्स आज से स्टार्ट करेंगे और वीकली 2-3 लेक्चर जितने भी होंगे कोशिश करेंगे, जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक अपन पढ़ाई के स्टडी के टच में रहें, जिससे अपन जब ऑफलाइन आए तो अपन को सब चीज़ नई ना लगे। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? तो मैं आपके पास आज 12th फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो लेकर हाजिर। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप 11th से 12th में आ चुके हो। कहां आ चुके हो? 11th साइंस से 12th साइंस में आप आ गए हो। अब सबसे अच्छी आपके लिए बात यह है कि अगर आपने 11th की फिजिक्स बहुत अच्छे से नहीं करी है तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 11th में भी आपको बताया था कि 11th और 12th की फिजिक्स का जो है लिंक बहुत ज्यादा नहीं। आपको मैं 11th क्लास में फिजिक्स में करा चुका हूं कि अपन 11th क्लास में फिजिक्स की ब्रांच पढ़ते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी आपने पढ़ी है, और दूसरी ब्रांच आपने पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स। ऑलमोस्ट अपना सिलेबस जो है 11th का कंप्लीट किया था, एग्जाम ही नहीं हो पाया, बाकी सिलेबस आपने थर्मोडायनेमिक्स भी आपने करी है। अब जब आप 12th में आए हो, 12th फिजिक्स में न तो अपन मैकेनिक्स को पढ़ेंगे न ही अपन थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। अपन फिजिक्स की बिल्कुल नई 8 ब्रांचेस पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका कोई भाई बहन पढ़ता हो या उससे ऊपर कोई आपका पड़ोसी पढ़ता हो, उसकी बुक आपने ले ली, तो वो मत करना। आप सभी समझदार हैं, आपको पता होगा कि इस साल 12th के अंदर एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया गया। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न में आपको फायदा ही है, क्योंकि सिलेबस जो है आरबीएससी पिछली बार की बुक से जो है थोड़ा कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। पहली बात तो आपको एनसीईआरटी बुक परचेज करनी है और मुझे जो है वीडियोस के साथ में फॉलो करना है। मैं आपको थोड़ा अभी थ्योरेटिकल का 5 मिनट की अपनी वार्तालाप हुई है, मैं आपको और 5 मिनट लेता हूं, फिर अपन टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि 12th फिजिक्स 11th की फिजिक्स से लिंक नहीं करती है। मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और मजा आएगा, मार्क्स जो है बहुत आसानी से गेन कर सकते हो यदि आपने 11th पढ़ी है और यदि आपने 11th बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपस में लिंक नहीं है। भाई फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये सब चीजें वैसे डायमेंशंस और यूनिट्स और ये सब आपको आने चाहिए। इसके अलावा कोई टॉपिक 11th का जो है वो 12th में मैं नहीं कराऊंगा मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात। फिर क्वेश्चन उठता है, बच्चे कहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो कि सर अपन पढ़ेंगे क्या फिजिक्स? तो आपने हमको वो पढ़े ही और आप कह रहे हो कि वो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे क्या? यहां फिजिक्स की अपन 14 चैप्टर्स को कवर करने के लिए फिजिक्स की 9 ब्रांचेस पढ़ेंगे। वहां केवल 2 ब्रांचेस 11th में 15 चैप्टर को कवर करने के लिए 2 ब्रांचें पढ़ी थी। कौन कौन सी? क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था मैकेनिक्स और आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी। 2 ही ब्रांचेस थी, वो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, चैप्टर नहीं था। चैप्टर तो 15 थे। ठीक है, अब यहां अपन 9 शाखाओं के अंतर्गत 9 ब्रांचेस में फिजिक्स के 14 चैप्टर कवर करेंगे। कितने चैप्टर कवर करेंगे? 14 चैप्टर कवर करेंगे 9 शाखाओं के अंतर्गत। अब मैं उनको डिटेल में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। 2 बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की, वो आपने ले ली होंगी, नहीं ली है तो अब ले लेना। बुक्स एनसीईआरटी की ही लेना, क्योंकि सिलेबस अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो ये
क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपन फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के अंदर पहली ब्रांच जो है, पहली ब्रांच फिजिक्स की जो 12th साइंस में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा अपन कौन सी, वो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मैं ब्रांच का नाम लिख रहा हूं बेटा। क्या है ये? स्थिर वैद्युत की। ये चैप्टर का नाम नहीं है, फिर समझ लीजिए आप। स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics where we study stationary charge and their mutual interaction। क्या है स्थिर वैद्युत की? स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, हालांकि बच्चे सामने नहीं हो तो पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश, क्या है? स्थिर विद्युत आवेश व उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की, देख रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो बताओ? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश व उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाती है। अब यहां 2-3 शब्द हैं जो अपन, पहली बात तो ये चैप्टर नहीं है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की चैप्टर नहीं है। स्थिर वैद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्थिर वैद्युत की। जैसे आपने मैकेनिक्स पढ़ी है 11th क्लास में, वैसे ही 12th क्लास में कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 12th क्लास में स्थिर वैद्युत की से स्टार्ट कर रहे हैं। स्थिर वैद्युत की क्या है? चैप्टर नहीं है स्थिर वैद्युत की, इसकी शाखा है, ब्रांच है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश व उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत की कहलाती है, राइट। अब अपन बात करें अगर स्थिर वैद्युत की में चैप्टर्स की, क्योंकि बच्चों को क्या है कि शाखा आका समझ में नहीं आती अपने को, तो साहब ये बताओ कि चैप्टर कितने हैं? इसमें 2 चैप्टर हैं आपके स्थिर वैद्युत की शाखा के अंतर्गत। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अपन बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी नहीं है। आपको पहला चैप्टर पहले करना है, दूसरा उसके बाद होगा, तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, बीच बीच में से कुछ नहीं उठाऊंगा, बेफिक्र रहिए। जैसे 11th में चले थे बिल्कुल वैसे ही। तो स्थिर वैद्युत की में पहला चैप्टर जो है वो है विद्युत, दिख रहा है आपको? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो इजी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड, ये पहला चैप्टर है आपका जो कि स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एवं कैपेसिटेंस। ये आपका सेकंड चैप्टर है जो अपन इस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, समझ में आएगा। देखो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, थोड़ा भी समझ में आएगा तो भी आगे तक जाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अपन स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत अपन ने जब पढ़ा तो अपन 2 चीजों पर अगर फोकस करें तो यहां पर 2 शब्द आ रहे हैं। एक तो है विद्युत आवेश, ठीक है, दिख रहा है आपको, और वो भी आवेश स्थिर अवस्था में। पहले विद्युत आवेश, और दूसरा है इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया।
तो सबसे पहला आप अपन चैप्टर स्टार्ट करें तो अब अपन अध्याय फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और उस चैप्टर का नाम मैंने ऊपर भी लिख रखा है। क्या नाम है बेटा? अरे दिख रहा है क्या? किससे पूछें? हैं? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्षेत्र यहां पर विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। मैंने अध्याय फर्स्ट शुरू कर दिया है। और ये मार साहब, ये पहला चैप्टर आप यहां शुरू कर रहे हो, और गुरुजी आपने ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया है क्या? ये चैप्टर नहीं है, ये ब्रांच है। और ब्रांच स्थिर वैद्युत की होती क्या है उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। इस ब्रांच में 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर्स को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब इस ब्रांच में ही ये समझ में आ गई है बात कि साहब विद्युत आवेश क्या होता है। गुरुजी पहले विद्युत आवेश को समझाओ। अभी आप मेरे सामने होते तो सर पहला क्वेश्चन ये होता, गुरुजी पहले विद्युत आवेश क्या होता है उसको समझाओ आप, तो बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आपकी बात मैंने मान ली। अब ये इसमें क्या है कि थोड़ा सा यूं मेरे को आज बोला गया कि साहब आप, वैसे आपको मालूम है मैं यूं रंगीन पेन और इनमें बिलीव नहीं रखता हूँ, बोला गया कि साहब ऐसे यूं अलग अलग पेन यूज करो। तो चलो ठीक है, वैसे क्या सर आप बताओ क्या यूज कर? चलो लाल पेन यूज कर, लाल तो कर लिया, चलो ग्रीन करते हैं। चलो हाँ, तो पहला टॉपिक विद्युत आवेश। अरे ये तो कर लिया था रे यार, चलो कोई बात। टॉपिक का नाम फिर लिख दिया मैंने, विद्युत आवेश। हाँ भाई, विद्युत आवेश पर आगे हैं। चल, विद्युत आवेश तो थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है। फिर क्वेश्चन उठता है, मार साहब आप भौतिक विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते कहां इतिहास में चले गए? थोड़ा सा पीछे चलें तो 600 ईस्वी पूर्व 2 चीजें होती हैं, हिस्ट्री में पढ़ी होगी 10th क्लास में, ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी मुझे समझाने की जरूरत नहीं लग रही है कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या क्या होता है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं 600 ईस्वी की। अरे हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, थोड़ा समझो आप। अपन बात कर रहे हैं 600 बीसी। क्या? 600 बीसी। 600 बीसी मतलब 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट हुआ, थेल्स, यूनानी साइंटिस्ट था। क्या था बेटा? यूनानी साइंटिस्ट था थेल्स। हालांकि कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर आप ये हिस्ट्री वाली चीजें क्यों लेकर के आते हो भौतिक विज्ञान में? कोई पूछेगा क्या? कोई नहीं पूछेगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर थोड़ा सा बेस उठाने के लिए मैंने यहां से उठाया। 600 ईसा पूर्व में थेल्स एक साइंटिस्ट हुआ। कहां का साइंटिस्ट था बेटा? यूनान का साइंटिस्ट था। कहां का साइंटिस्ट था? यूनान का साइंटिस्ट था थेल्स। और बात है जब अपने जो यीशु थे, ईसा मसीह जिसको बोला, उनके जन्म से 600 वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है। ईसवी यानी उनके मृत्यु के जन्म के बाद, और ये पहले। तो मैंने कहा थेल्स यूनान का एक था, साइंटिस्ट था, और उसने सबसे पहले उसने एक ऐसे पदार्थ की खोज की, पदार्थ का नाम था एम्बर। एक ऐसे पदार्थ की खोज की जिसे ऊन पर अगर थोड़ा सा रगड़ा जाए, किस पर? ऊन पर। थेल्स जो कि यूनान का साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसे पदार्थ की खोज की, एक कपड़ा होता है, कपड़ा समझ लो, एम्बर को कपड़ा ही समझ लो, एक पदार्थ है ये, जैसे रेक्सिन टाइप नहीं होता ना, वो है ये। इसकी उसने खोज की और उसने कहा कि अगर इसको ऊन पर थोड़ा सा घिस दिया जाए, किस पर? ऊन पर अगर थोड़ा सा घिस दिया जाए तो इसके अंदर कागज के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, हल्का सा गुण आ जाता है। ऊन से आपने क्या किया? इसको ऊन पर रगड़ा। क्या किया? आपने नहीं किया, थेल्स ने किया है। ऊन पर इसको रगड़ा।
रगड़ने से क्या हुआ, कागज को आकर्षित करने की, कागज लिख दिया रे, कागज लिखो, कागज को आकर्षित करने का गुण इसमें आया। ये बिल्कुल उस समय नई चीज थी, तो लोगों ने बोला साहब जादू हो गया, थेल्स ने जादू कर दिया। ऊन पर एम्बर को, रेक्सिन को रगड़ा, रेक्सिन बोल सकते हैं अभी आज की डेट में अपन इसको, तो इसके अंदर कागज को जो है चिपकने, कागज इसके ऊपर चिपकने लगे, तो लोगों ने कहा यार जादू कर दिया। दरअसल इस एम्बर को यूनानी भाषा में, इस एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन शब्द से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ है। इसी इलेक्ट्रॉन शब्द से क्या हुआ है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ है, जो कि आप विद्युत, इलेक्ट्रिक, समझ रहे हो आप, वो कहां से आया, इसलिए बताना जरूरी था। थेल्स ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। फिर इसके बाद काफी लंबा गैप आ गया, लोगों ने काम किया, ठीक है, उस समय तक जादू था, फिर लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई ये कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी टाइप कुछ चीज है। अभी तक अपन विद्युत आवेश को नहीं समझ रहे, मैं थोड़े से इतिहास के पन्ने पलटते हुए आपको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अपन बात करें, एक और साइंटिस्ट हुआ गिलबर्ट। कौन सा साइंटिस्ट हुआ, 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक एक साइंटिस्ट हुआ बेटा। गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट 1600 ईस्वी में हुआ। उसने क्या बताया, गिलबर्ट ने बताया कि केवल एम्बर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके अंदर कागज चिपक रहे हैं, जादू हो रहा है ना। 1600 ईस्वी में गिलबर्ट एक जो साइंटिस्ट हुआ, उसने और अपन को यह बताया, गिलबर्ट एक जो साइंटिस्ट हुआ, हाँ, गिलबर्ट जो साइंटिस्ट हुआ, जो 1600 ईस्वी में हुआ, उसने ये बताया कि केवल एम्बर ही नहीं है साहब, और भी है, फर है, ठीक है, और भी बहुत सारे पदार्थ है, एबोनाइट है, और भी अबुनस है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें यह गुण पाया जा सकता है। तो फिर भी तो अभी तक अपन कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, आप मेरे साथ जुड़े रहना। अभी तक जो मैंने टॉपिक लिखा है विद्युत आवेश, जो टॉपिक मैंने लिखा है विद्युत आवेश, उसका कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं अपन, अभी तक तो अपन इतिहास में चल रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं विद्युत आवेश वास्तव में है क्या। आप भी जब छोटे थे, हैप्पी बर्थडे में जाते थे, किसी के हैप्पी बर्थडे में गए, तो आपने महसूस किया होगा कि साहब देखो मैं जादू दिखाता हूं, और गुब्बारा लिया, बालों पर रगड़ा, दीवार से चिपका दिया, देखो गुब्बारा चिपक गया, ऐसा होता था। अरे किया है, जादू नहीं है, आवेश है, विद्युत, स्थिर विद्युत की है, वो प्योर साइंस और प्योर फिजिक्स है, कोई जादू नहीं। उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अकेला एम्बर नहीं है, इसके बहुत सारे ऐसे पदार्थ और भी हैं, जैसे कांच हो सकता है, इसने बताया, ये गिलबर्ट बता रहा है, ठीक है, कांच भी ये गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक और पदार्थ होता है अबुनस, एबोनाइट, ठीक है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको किसी कपड़े से, फल से, या बिल्ली की खाल से रगड़ दो, ऊन से रगड़ दो, तो उनके अंदर जो है कि दूसरे पदार्थ, हल्के पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। यहां तक बात मेरे भी समझ में आ गई। अब किसको किस पर रगड़ने से वो किन पदार्थों को आकर्षित करेगा, यह निर्भर करता है उस घर्षण की प्रक्रिया के दौरान, घर्षण की प्रक्रिया के दौरान आवेश कौन सा पहुंचा है उस पदार्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसमें अपन को यह समझना होगा,
इसमें अपन को यह समझना होगा कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। अभी फिर स्मार्ट साहब पहले विद्युत आवेश तो बताओ, फिर आप प्रकार बताना। पहले आप एक बार प्रकार समझ लो, जिसके बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था 1750 ईस्वी में। क्या बताया था? दो प्रकार का आवेश होता है। अभी मैं भी समझ रहा हूं कि सर आप विद्युत आवेश नहीं समझा रहे हो, प्रकार बता रहे हो। पहले एक बार प्रकार देख लो, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझाऊंगा, वहां से आपको आवेश एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो यार ये रंगीन पेन वाला मामला थोड़ा गड़बड़ चल जाता है, कोई बात नहीं। तो अपन बात कर रहे हैं धन आवेश एवं ऋण आवेश, और इनके बारे में सबसे पहले जो बताया था, इनके बारे में सबसे पहले जो बताया था 1750 ईस्वी। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने यह बताया कि जो आप विद्युत आवेश पढ़ना चाह रहे हो, यह दरअसल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह दरअसल दो प्रकार का होता है। और इसके बारे में पता कैसे चला? इसके बारे में उसने पता करने के लिए प्रयोग जो किए, उसने प्रयोग में एक कांच की दो चीजें ली। एक ली उसने कांच की छड़, ठीक है बेटा, ठीक है, और दूसरी ली बेटा उसने आबुनस की छड़। आबनुस बोलते हैं इसको, हाँ बिल्कुल आबनुस बोलते हैं, आबुनस की छड़। ये भी एक तरह का, जैसे कांच से एक हल्का पदार्थ आता है, कांच जैसा ही होता है पर टूटता नहीं, उसको अपन आबनुस कह सकते हैं। अब कांच की छड़ को रगड़ा रेशम के कपड़े पर, और आबनुस की छड़ को इसने रगड़ा बेटा किस पर? बिल्ली की जो खाल होती है, फर जिसको बोल सकते हो, बिल्ली के बाल से जो बनता है, फर बोलते हैं इसको, इस पर इसको रगड़ा। जब रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़ा इसने, प्रयोग में दो छड़ें ली, दो छड़ों को रगड़ा, तो उसने देखा एक स्टैंड पर मैंने आप कांच की छड़ टांग दी, तो इसके अंदर जो है इस तरह का आवेश आया, और दूसरी छड़ को इसके पास ले जाएं, दूसरी भी कांच की छड़ी है बेटा, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? दोनों के अंदर प्रतिकर्षण हो रहा है, पर यह धनात्मक है, धन आवेश है। आबुनस की बिल्कुल ऐसी ही छड़ है, उसको फर पर रगड़ा तो यहां पर भी एक आवेश आया, दो छड़ें ली भाई, समझ रहे हो ना आप बात को, और यहां भी प्रतिकर्षण हुआ। परंतु यहां से कांच की छड़ और यहां से अगर आबुनस की छड़, दोनों, ये तो दोनों सेम थी, दोनों कांच की छड़ है, यहां दोनों ये आबुनस की छड़ है, ठीक है, इनमें से एक कांच की छड़ और इधर एक आबुनस की छड़ को जब फ्रैंकलिन साहब पास लेकर के आए, तो इनके मध्य क्या आ गया? आकर्षण हो गया, आकर्षण हो गया इनके में। तो ये भी एक बिल्कुल नई चीज हुई उस समय, उस समय से पहले तक ये चीज नहीं थी। अब जब यहां आकर्षण हुआ, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साहब थे, जिन्होंने 1750 में ये थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया कि साहब ये जो आवेश होता है वो दो प्रकार की प्रकृति रखता है। क्या रखता है बेटा? अरे समझ में आ रही है बात? दो प्रकार की प्रकृति रखता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। हालांकि बच्चे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि साहब अभी आपने आवेश के बारे में नहीं बताया और आवेश के प्रकार आप पढ़ा रहे हो। मैंने क्या कहा, इस लेक्चर में आप इसको एक बार समझो, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझाऊंगा, तो आवेश आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का हो गया बेटा, एक तो हो गया धनावेश और एक हो गया ऋण आवेश, ठीक है।
और ये इन प्रयोगों से ही उसने ये बताया कि समान प्रकृति का अगर आवेश है तो वो आपस में प्रतिकर्षित होगा, और असमान प्रकृति का अगर आवेश है तो वो क्या होगा बेटा, आकर्षित होगा। और प्रतिकर्षण या आकर्षण ये पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगा, पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका क्या है, उनका मान कितना है, आवेश का मान कितना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे अपन, फिर से विद्युत आवेश का कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल में विद्युत आवेश क्या होता है। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।